लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मूल तथा स्तंभ, रूट तथा स्टेम। आज हम पढ़ेंगे पर्ण तथा पुष्पक्रम, लीफ एंड इनफ्लोरेसेंस। पहले हम बात करते हैं लीफ की। और लीफ की अगर हम बात करें तो जो लीफ होती है या जो पर्ण होती है या पत्ती जो होती है, ये स्तंभ की पार्श्वीय बहिर्वृद्धि है, लेटेरल आउटग्रोथ होती है। ये तने पर लेटेरली अरेंज होंगी। ठीक है। पर्ण जो होती है, लीफ जो होती है, वो प्ररोह शीर्ष विभ्योतक से उत्पन्न होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न होती है। ये पर्व संधि पर लगी होती है तथा इसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। जो उत्पत्ति है पर्ण की, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्ष विभ्योतक से होती है। याद रखना, पर्ण प्ररोह शीर्ष विभ्योतक या शूट एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न होती है। इसकी जो पोजीशन होती है, जिस पोजीशन पर ये जुड़ी हुई होती है, जिस जगह पर ये जुड़ी हुई होती है, वो जगह होती है पर्व संधि, नोड। और वहां पर ये बहिर्जात रूप से विकसित होती है। पर्ण के कक्ष में यहां पर कलिका पाई जाती है और ये कलिका जो होती है, ये कक्षस्थ कलिका होती है। तो अच्छी तरह से याद रखना, लीफ शूट एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न होती है, पर्व संधि पर लगी होती है तथा इसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। अगर हम पर्ण का तने पर व्यवस्था देखें, अरेंजमेंट देखें, तो पर्ण जो होती है ये तने पर अग्राभिसारी क्रम में जो लगी होती है, एक्रोपेटल ऑर्डर में व्यवस्थित होती है। अर्थात जो यंग लीफ होती है, ये यंग लीफ शीर्ष की तरफ उपस्थित होगी। जो यंग लीफ होती है, जो नई पर्ण होती है, ये शीर्ष की तरफ व्यवस्थित होती है। तो इस क्रम को हम बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपिटल ऑर्डर। अब ये जो पर्ण होती है, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है पर्णाधार, लीफ बेस। और लीफ बेस के द्वारा पर्ण जो होती है वो स्तंभ से जुड़ी रहती है। ठीक है। दूसरा भाग व्रंतीय भाग, और इस भाग को हम बोलते हैं पर्णव्रंत या पेटियोल। और ये लीफ लैमेना को, लीफ ब्लेड को लहराता रहता है। ये लीफ ब्लेड को होल्ड करके रखने का कार्य करेगा। और तीसरा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं पर्णफलक या लैमेना, लीफ ब्लेड। और ये जो लीफ ब्लेड होती है, ये लीफ ब्लेड प्रकाश संश्लेषण करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये गैसीय विनिमय भी करता है। ये गैसीय विनिमय में भाग लेता है। और तीसरा इसका कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। तो जो पर्णफलक होता है, जो लीफ लैमेना होता है, ये लीफ लैमेना प्रकाश संश्लेषण करेगा, गैसीय विनिमय करेगा और उसके साथ साथ ये वाष्पोत्सर्जन भी करेगा। ठीक है भाई। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जो लीफ बेस होता है, ये जो लीफ बेस होता है, ये लीफ बेस एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, चपटी संरचना होती है, और जिसके द्वारा पर्ण जो होती है तने से जुड़ी रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो लीफ बेस है, ये लीफ बेस फूलकर मोटा हो जाता है। और जब लीफ बेस फूलकर मोटा हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं पल्विनस, पर्णव्रंतल्प। जब लीफ बेस फूलकर मोटा हो जाता है तो इसे पर्णव्रंतल्प या पल्विनस कहते हैं। और ऐसे पर्ण जिसमें पल्विनस पाया जाता है, उन पर्ण को हम बोलते हैं पल्विनेट लीफ। और ये कुछ लेग्यूम पादपों में पाई जाती है। जो दलहन पादप होते हैं, कुछ दलहन पादपों में पल्विनस पाया जाता है या पल्विनेट लीफ पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कभी कभी क्या होता है कि जो पर्णाधार होता है, ये पर्णाधार आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तने को कवर कर लेता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो घास में क्या होता है कि जो पर्णाधार होता है, ये पर्णाधार तने को पूरी तरह से कवर कर लेता है। कुछ पादपों में आंशिक रूप से भी कवर करता है। तब हम इसको बोलते हैं आच्छादी पर्णाधार या शीथिंग लीफ बेस। इसी प्रकार से अगर आप देखो तो जो केले में हमें बाहर दिखाई देता है,
जो केले में बाहर मोटा तने जैसा दिखाई देता है वो एक्चुअली में तना ना होकर लीफ बेस होता है। तो ये जो शीथिंग लीफ बेस होता है ये मोनोकोट प्लांट में पाया जाता है, जैसे घास है, जैसे केला है। केला भी मोनोकोट होता है भाई, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये पर्णाधार के मॉडिफिकेशन। पर्णवृंत की अगर हम बात करें तो जो पर्णवृंत होता है ये लीफ ब्लेड को लाइट में होल्ड करके रखने का कार्य करता है। ये पर्णवृंत, ये जो पेटियोल होता है, ये पेटियोल, ये जो लीफ ब्लेड है, इस लीफ ब्लेड को लाइट में रखेगा। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो पर्णवृंत होता है, ये जो पेटियोल होता है, सामान्यतया फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल होने की वजह से जब हवा चलती है तो उसके कारण से पर्णफलक हवा में लहराता है। तो ये लंबा लचीला पर्णवृंत जो है ये पर्णफलक को हवा में लहराता है, और जब हवा में ये लहराएगा तो उससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, और वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो पत्ती की सतह का तापमान कम होगा। अर्थात ये पर्णफलक जो है, ये जो फ्लटरिंग होती है, इसके कारण से पर्णफलक का या पर्ण सतह का तापमान कम होता है। इसको ये ठंडा करने का कार्य करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि जब हवा में ये पर्णफलक लहराता है तो उसके कारण से पर्णफलक के पास फ्रेश एयर आती है, ताजा हवा आती है, और जब फ्रेश एयर आएगी तो उससे गैसीय विनिमय बढ़ता है। तो ये पर्णफलक हवा में लहराकर गैसीय विनिमय बढ़ाता है। याद रखना, ये खुद गैसीय विनिमय नहीं कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, पत्ती को हवा में लहरा रहा है, और जब हवा में लहरा रहा है उससे क्या हो रहा है कि पत्ती की सतह के पास फ्रेश एयर आ रही है, और जब फ्रेश एयर आएगी तो गैसियस एक्सचेंज बढ़ेगा। ठीक है भाई। तो ये जो पर्णवृंत होता है, ये पर्णवृंत पर्णफलक को प्रकाश में होल्ड करके रखता है। दूसरा, ये पर्णफलक को हवा में लहराता है, जिससे पर्ण सतह का तापमान कम होता है। ठीक है। इसके साथ साथ पर्ण सतह को ताजी हवा ज्यादा मिलती है, फ्रेश एयर ज्यादा मिलती है, जिससे गैसीय विनिमय बढ़ता है। अब ये जो होता है ये भी मॉडिफाई हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो जो जलकुंभी होती है, जो आइकोनिया है, वाटर हाइसिंथ है, इसमें क्या होता है, फूला हुआ पर्णवृंत पाया जाता है। ये फूला हुआ पर्णवृंत, इसमें वायु कोश पाए जाते हैं जिनमें वायु पाई जाती है, और ये फूला हुआ पर्णवृंत जो होता है ये उत्प्लावकता प्रदान करता है, बायोन्सी प्रदान करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो नींबू कुल के पादप है या नींबू जो होता है उसमें पंख युक्त पर्णवृंत होता है। पर्णवृंत थोड़ा सा फैल जाता है तो इसको हम बोलेंगे विंग्ड पैटियोल, पक्ष्म युक्त पर्णवृंत या पंख युक्त पर्णवृंत, और ये नींबू में पाया जाता है। ठीक है भाई। तो ये पर्णवृंत और उसके रूपांतरण। अब क्या होता है कि कभी कभी पत्ती से पार्श्वीय अतिवृद्धियां निकल जाती है। जो पत्ती का आधार होता है, आधारीय भाग से पार्श्वीय अतिवृद्धियां निकलती है, और ये जो पर्ण के आधार से निकलने वाली पर्ण के पार्श्वीय उपांग होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनुपर्ण या स्टिप्यूल। पर्णाधार पर पाई जाने वाली दो पार्श्वीय अतिवृद्धियां अनुपर्ण या स्टिप्यूल कहलाती है। ठीक है भाई। अब यह भी हो सकता है कि पत्ती में स्टिप्यूल उपस्थित हो, और यह भी हो सकता है कि स्टिप्यूल ना हो। अगर पत्ती में अनुपर्ण उपस्थित है तब पत्ती कहलाती है अनुपर्णी, स्टिपुलेट, और जब पत्ती में अनुपर्ण उपस्थित नहीं होते, स्टिप्यूल उपस्थित नहीं होते, तो पर्ण कहलाती है अनुपर्णी, एक्स स्टिपुलेट। अनुपर्ण होगा तो अनुपर्णी और नहीं होगा तो अनुपर्णी। जैसे अगर हम देखें तो सोलेनेसी कुल, आलू कुल, लिलिएसी कुल, प्याज लहसुन लिली कुल, या क्रूसीफेरी कुल, सरसों कुल, ये जो कुल होते हैं इनमें पर्ण में अनुपर्ण नहीं होते। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मटर कुल है, फाबेसी कुल है, या मालवेसी कुल है, गुड़हल कुल है, उनमें
अनुपर्ण पाए जाते हैं, अर्थात स्टिपुलेट लीफ पाई जाती है। अब ये जो स्टिप्यूल होते हैं, अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से उपस्थित होते हैं, अलग अलग प्रकार के रूपांतरण दर्शाते हैं। जैसे अगर अपन देखें तो मुक्त पार्श्वीय या स्वतंत्र पार्श्वीय की पत्ती के आधार से छोटे छोटे हरी रंग की संरचनाएं निकल जाए जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हो, तब इनको बोलेंगे मुक्त पार्श्वीय, जैसे गुड़हल में। दूसरे पर्णाधार, दूसरे फोलिएशियस, पर्णिल या पर्णाकार। मटर में क्या होता है कि जो स्टिप्यूल होते हैं ये पर्ण के समान बढ़ जाते हैं, पर्ण के समान प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने लगते हैं, तब उनको हम बोलेंगे फोलिएशियस या पर्णाकार। इसी प्रकार से जो बेर होता है, जीजीपस होता है, इसमें स्टिप्यूल कांटों में रूपांतरित हो जाता है, तो इनको हम बोलेंगे स्पाइनी स्टिप्यूल, शूलीय अनुपर्ण। चौथा प्रकार होता है जिसको बोलते हैं नालचोली या ऑक्रिएट। इसमें क्या होता है कि एक पत्ती के दोनों जो स्टिप्यूल होते हैं, पर्ण के दोनों अनुपर्ण जो होते हैं, ये तने के चारों तरफ एक ट्यूब के रूप में आ जाते हैं, तने को घेर लेते हैं, तब उसको बोलेंगे हम नालचोली या ऑक्रिएट। यहां पर ये जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलेंगे ऑक्रिएट स्टिप्यूल, पॉलीगोनम में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल अच्छी तरह याद रखना भाई। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि स्टिप्यूल जो होते हैं वो प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, तब इसको हम प्रतानीय अनुपर्ण कहते हैं, टेंड्रिलर स्टिप्यूल कहते हैं। जैसे स्माइलेक्स जो है, इसमें टेंड्राइल्स पाए जाते हैं और ये टेंड्राइल्स जो होते हैं स्टिप्यूल के रूपांतरण होते हैं। अब हम लेते हैं शिराविन्यास। और शिराविन्यास पर्णफलक में शिराओं और शिरिकाओं का विन्यास या शिरा और शिरिकाओं की व्यवस्था। वीन्स और विनलेट्स जो होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है, उनका जो विन्यास होता है, उसको हम बोलते हैं शिराविन्यास। अगर यहां पर हम शिराविन्यास की बात करें तो जैसे ये पर्णफलक, और इस पर्णफलक में ये मुख्य शिरा या मध्य शिरा, फिर इससे ये जो संरचनाएं निकली पार्श्व शिराएं, और ये जो पार्श्व शिराएं हैं इनसे फिर शिरिकाएं निकल सकती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा विन्यास है, मुख्य शिरा, पार्श्व शिरा और शिरिकाओं, इन सबका जो विन्यास है, उस विन्यास को हम बोलेंगे शिराविन्यास। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई शिराविन्यास का कार्य क्या है। तो अगर हम देखें तो शिराविन्यास जो होता है, ये शिराविन्यास पर्णफलक में कंकाल की तरह कार्य करता है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये शिराविन्यास जो है, ये पर्णफलक को, जो पर्णफलक होता है, इसको दृढ़ता प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये पर्णफलक की आकृति भी बनाए रखता है, आकृति बनाए रखने में सहायक। ठीक है भाई। तो ये पर्णफलक या लीफ लेमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ ये लीफ लेमिना की शेप को मेंटेन करने का भी कार्य करेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पर्ण में जो संवहन पुल पाए जाते हैं वो शिरा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अतः ये जल, खनिज और भोजन संवहन के लिए चैनल की भांति भी कार्य करता है या चैनल भी प्रदान करता है। याद रखना भाई, ये जल, खनिज और भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनके संवहन के लिए चैनल प्रोवाइड करने का कार्य भी करेगा। अब ये जो शिराविन्यास होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट की अगर हम बात करें तो मुख्यतः यहां पर जो शिराविन्यास है दो प्रकार का होता है। पहला होता है जालिकावत और दूसरा होता है समांतर शिराविन्यास। जालिकावत शिराविन्यास में क्या होता है कि जो शिरिकाएं होती है, जो वीनलेट होती हैं, ये वीनलेट एक जालनुमा संरचना बनाती है। पर्णफलक में जो वीनलेट्स होते हैं, ये वीनलेट एक कॉम्प्लेक्स जालनुमा संरचना बनाते हैं, तब इसको हम बोलेंगे जालिकावत शिराविन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन।
जैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये मध्य शिरा, मिडरिब हो गई, फिर ये जो निकले हुए हैं ये पार्श्व शिराएं, लैटरल वीन्स, और फिर इनसे बहुत पतली पतली इस तरह से जालनुमा संरचनाएं निकली रहती है और ये होती हैं वीनलेट्स। ठीक है भाई, और यही वीनलेट्स जो होती है पूरे के पूरे पर्णफलक में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेती है, जालिकावत शिराविन्यास। अब ये जो जालिकावत शिराविन्यास होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं एक शिरीय या यूनिको स्टेट। इसमें जो मुख्य शिरा होती है या मध्य शिरा होती है वो एक ही होती है। प्रिंसिपल वेन जो होती है यहां पर प्रिंसिपल वेन एक ही होती है, जैसे आम में। दूसरा होता है बहुशिरीय मल्टीको स्टेट, और मल्टीको स्टेट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल वीन्स होती हैं ये प्रिंसिपल वीन्स एक से अधिक होती है। जो मुख्य शिराएं होती है ये एक से अधिक होती हैं और सारी की सारी एक ही बिंदु से उत्पन्न होती है। इस तरह से ये निकलेंगी, तो इसको हम बोलेंगे बहुशिरीय या मल्टीको स्टेट, जैसे कि चाइना रोज या गुड़हल में। याद रखो जालिकावत शिराविन्यास जो होता है ये जालिकावत शिराविन्यास द्विबीजपत्री पादपों में सामान्य रूप से पाया जाता है। याद रखना जालिकावत शिराविन्यास डाइकोट प्लांट जो होते हैं, डाइकोट प्लांट के पर्ण में सामान्य रूप से पाया जाता है, जबकि जो समांतर शिराविन्यास होता है यह सामान्यतः मोनोकोट प्लांट के लीफ में पाया जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो एक पादप आता है जिसको हम बोलते हैं कैलोफिलम, और ये कैलोफिलम जो है ये एक डाइकोट प्लांट है, द्विबीजपत्री पादप है। लेकिन इस कैलोफिलम में, इस डाइकोट प्लांट में जालिकावत शिराविन्यास के स्थान पर समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। याद रखना कैलोफिलम अपवाद है, डाइकोट प्लांट है लेकिन इसमें समांतर शिराविन्यास होता है, तो ये जालिकावत शिराविन्यास। और समांतर शिराविन्यास की अगर हम बात करें तो समांतर शिराविन्यास जो होता है इसमें शिरिकाएं नहीं होती, इसलिए इनमें नेट वेन्ड स्ट्रक्चर का निर्माण, जालनुमा संरचना का निर्माण नहीं होता। ठीक है भाई, तो इनमें जालनुमा संरचना नहीं बनती क्योंकि इनमें सामान्यतया वीनलेट्स नहीं पाए जाते। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर एक मुख्य शिरा हो तो यह कहलाएगा एक शिरीय, जैसे बनाना, केला। और अगर एक से ज्यादा मुख्य शिराएं हो, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कई सारी हैं, तो यह कहलाएगा बहुशिरीय। ये जो डायग्राम है ये फैन पाम का है, तो जो फैन पाम होता है फैन पाम में बहुशिरीय कंडीशन पाई जाती है। इसी तरह से गेहूं में भी बहुशिरीय समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है भाई, अब यहां पर अगर हम देखें तो समांतर शिराविन्यास जो होता है ये एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री पादप ऐसा है जिसमें समांतर की जगह जालिकावत भी पाया जाता है। कुछ अपवाद हैं भाई, और उनमें से एक अपवाद मैं यहां पर ले रहा हूं, और वो अपवाद है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स एक मोनोकोट प्लांट है, लेकिन ये एक ऐसा मोनोकोट प्लांट है जिसमें समांतर शिराविन्यास के स्थान पर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। याद रखना समांतर शिराविन्यास डाइकोट पादपों का विशेष लक्षण है और समांतर शिराविन्यास मोनोकोट पादपों का विशेष लक्षण है। इसके बाद अगर हम देखें तो पत्ती दो प्रकार की हो सकती है। पत्तियों के प्रकार देखें, पहले प्रकार की पत्ती होती है जिसको हम बोलते हैं सरल पर्ण, सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का मतलब एक ऐसी पर्ण जिसमें कटान ना हो, कटान मतलब कहीं से मार्जिन कटा हुआ ना हो। तो या तो पर्ण फलक पूर्ण हो, कोई कटान ना हो, और अगर कटान है, जैसे यहां पर देखो आप, यहां पर कटान है, ये कटान है, और अगर कटान हो तो ये मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते, तब इसको हम बोलेंगे सिंपल लीफ।
या तो पर्णफलक पूर्ण हो अर्थात कटान या इंसिजन ना हो, और अगर इंसिजन उपस्थित हो, अगर कटान उपस्थित हो तो ये मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते, तब हम पर्ण को सरल पर्ण कहते हैं। यहां पर फलक पूर्ण है और यहां पर कटान उपस्थित है, लेकिन कटान जो है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचे, इसलिए ये सरल पर्ण। लेकिन अगर हम देखें तो जो कॉम्प्लेक्स, जो कंपाउंड लीफ होती है, जो संयुक्त पर्ण होती है, इस संयुक्त पर्ण में कटान जो होते हैं, ये कटान मध्य शिरा तक या पर्णवृंत के शीर्ष तक पहुंच जाते हैं। कटान होंगे और ये जो कटान होंगे ये मध्य शिरा तक या पर्णवृंत तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण से पर्ण छोटे छोटे पर्णकों में विभाजित हो जाती है। जो लीफ होती है ये लीफ छोटे छोटे लीफलेट में कन्वर्ट हो जाती है, तब इस प्रकार के पर्ण को हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ या संयुक्त पर्ण। ठीक है, अब ये जो संयुक्त पर्ण है ये भी दो प्रकार की हो सकती है, एक पिच्छाकार पिन्नेट और दूसरी हस्ताकार पामेट। पिन्नेट और पामेट में अपन डिफरेंस देखें तो पिन्नेट में क्या होता है कि जो कटान होते हैं ये कटान मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं और एक रैकिस का निर्माण होता है, एक पिच्छाक्ष का निर्माण हो जाता है, और इसी पिच्छाक्ष पर अलग अलग पोजीशन पर लीफलेट जुड़े हुए होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं रैकिस या पिच्छाक्ष, और इस पर ये अलग अलग लीफलेट, ये सारे के सारे लीफलेट्स। तो जब कटान मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं और लीफलेट रैकिस पर अलग अलग जगह पर उपस्थित होते हैं, तब इसको हम बोलेंगे पिन्नेट या पिच्छाकार। जैसे नीम है, जैसे गुलाब है, गुलाब में और नीम में पिन्नेट लीफ पाई जाती है, पिच्छाकार पर्ण पाई जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम पामेट की बात करें तो पामेट में क्या होता है कि जो कटान होते हैं ये कटान पर्णवृंत तक पहुंच जाते हैं, पर्णवृंत शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, और सारे के सारे लीफलेट पर्णवृंत शीर्ष पर जुड़े होते हैं, एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं। ये सारे लीफलेट हैं भाई, ये सारे के सारे लीफलेट हैं और ये सारे के सारे एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं, पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े हैं, तब इसको हम बोलेंगे हस्ताकार या पामेट, और ये पाया जाता है सिल्क कॉटन में। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में भाई कि ये जो है ये तो दिख तो पत्ती के जैसी रही है, यहां भी अगर हम देखें तो ये तो पत्ती दिख रही है, तो फिर इसको हम पत्ती ना कह के पर्णक क्यों कह रहे हैं? इसको हमने लीफलेट कहा है, इसी तरह से इसको भी हम लीफलेट बोल रहे हैं, लीफ नहीं बोल रहे। तो अब अंतर कैसे करें कि ये लीफ है या लीफलेट है? तो लीफ और लीफलेट, लीफ में और लीफलेट में सबसे बड़ा अंतर होता है कक्षस्थ कलिका का। पर्ण के कक्ष में लीफ के एक्सिस में हमेशा ऑक्सिलरी बड या कक्षस्थ कलिका उपस्थित होगी, लेकिन लीफलेट के कक्ष में कक्षस्थ कलिका नहीं होती। याद रखना, पर्ण के कक्ष में चाहे पर्ण सिंपल हो चाहे पर्ण कंपाउंड हो, सरल हो या संयुक्त पर्ण हो, कोई सी भी पर्ण हो, पर्ण के कक्ष में हमेशा आवश्यक रूप से कक्षस्थ कलिका उपस्थित होती है, लेकिन पर्ण पत्रक के कक्ष में, पर्णक के कक्ष में कक्षस्थ कलिका उपस्थित नहीं होती। याद रखो, यहां पर कोई कलिका उपस्थित नहीं होगी, यहां पर कलिका उपस्थित होगी, यहां पर कलिका उपस्थित होगी, यहां पर नहीं होगी। इसलिए ये जो संरचना होगी ये संरचना लीफलेट होगी, ना कि लीफ होगी। ठीक है भाई, तो अच्छी तरह से याद रखना, चाहे सरल पर्ण हो चाहे संयुक्त पर्ण हो, पर्ण कोई सी भी हो, दोनों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, लेकिन जो पर्ण पत्रक होते हैं, पर्णक होते हैं, लीफलेट होते हैं, उनके कक्ष में कक्षस्थ कलिका नहीं होती। तो ये सिंपल तथा कंपाउंड लीफ। इसके बाद हम बात करते हैं लीफ मॉडिफिकेशन की। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो पर्ण जो होती है ये वाष्पोत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में और गैसीय विनिमय में भाग लेती है, लेकिन कभी कभी ये
स्पेशल फंक्शन को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। जैसे सबसे पहला रूपांतरण अगर हम देखें तो पर्णशूल लीफ स्पाइन, लीफ कंटक के रूप में, लीफ कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है और ये जंतु चारण से बचाने के लिए होता है, ये सुरक्षा के लिए होता है। जैसे अगर हम देखें तो नागफनी, नागफनी जो है शुष्क वातावरण में उगने वाला पादप है, मरुद्विद पादप है और इसमें क्या होता है कि पर्ण जो होती है अल्पजीवी होती है, बहुत छोटी छोटी पर्ण आती है और ये कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जो ओपनशिया होता है, ओपनशिया में प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो होता है वो स्तंभ के द्वारा होता है, इसमें पर्णाभ स्तंभ पाया जाता है। तो यहां जो कांटे होते हैं ये कांटे सुरक्षा में भाग लेते हैं, ये कांटे पत्ती के रूपांतरण होते हैं। तो ओपनशिया या नागफनी में सुरक्षा देने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है। कभी कभी क्या है, आरोहण के लिए पत्तियां जो होती है वो प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, पर्ण प्रतान में बदल जाती है, लीफ टेंड्राइल का निर्माण होता है और ये आरोहण के लिए होता है। जैसे मटर, जंगली मटर जो होता है, जंगली मटर में पत्ती जो होती है वो प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तीसरा, कभी कभी पत्तियों में भोजन का संचय होता है तो पत्तियां जो होती है भोजन संचय करके मांसल हो जाती है, फ्लैशी लीफ। जैसे प्याज है, जैसे लहसुन है। याद रखना, प्याज तथा लहसुन में जो भोजन का संग्रहण होता है ये भोजन का संग्रहण मांसल पर्ण में होता है, फ्लैशी लीफ में होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पर्णाभ व्रंत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखना। कुछ पादपों में क्या होता है कि जो पर्णफलक होता है बहुत छोटा होता है, जबकि जो पर्णव्रंत होता है ये फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। तो जब पर्णव्रंत फैलकर बड़ा हो जाए, प्रकाश संश्लेषण में भाग ले, तो उसको हम बोलते हैं पर्णाभ व्रंत और ये चपटा हरी संरचना प्रकाश संश्लेषण करेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो होता है इसमें ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये भाई ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये संरचना ये पैटियोल है, मॉडिफाइड पैटियोल है और इसी को हम बोलते हैं फिल्लोड। तो जब पर्णव्रंत फैलकर बड़ा हो जाता है, चपटा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तब उसको हम बोलेंगे पर्णाभ व्रंत या फिल्लोड। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्णक प्रतान। अगर हम बात करें गार्डन पी की, पाइसम सटाइवम की, तो पाइसम सटाइवम जो होता है, पाइसम सटाइवम में पूरी पत्ती प्रतान में रूपांतरित नहीं होती है, बल्कि कुछ पर्णक जो होते हैं ये पर्णक प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। तो जब पर्णक प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं तब इनको हम बोलेंगे पर्णक प्रतान, उद्यान मटर में पाए जाते हैं। इसके बाद जो पत्ती होती है ये पत्ती कीट पकड़ने के लिए घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, लीफ पिचर, पर्णघट। तो लीफ पिचर या पर्णघट जो होता है इसमें पत्ती जो होती है वो कीटों को पकड़ने के लिए घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे निपेंथिस, निपेंथिस में अगर हम देखें तो ये निपेंथिस का डायग्राम है और यहां पर अगर हम देखें तो ये जो संरचना है ये संरचना लीफ बेस, ये पैटियोल, पर्णव्रंत और ये जो होता है ये होता है पर्णफलक, लीफ लैमिना। लीफ लैमिना का जो शीर्ष होता है ये टिप ढक्कन की तरह कार्य करेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर कीट को पकड़ने के लिए पत्ती जो होती है वो घड़े में रूपांतरित हो गई। एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखना, निपेंथिस। निपेंथिस में जो पर्ण होती है ये घड़े में रूपांतरित होती है कीट को पकड़ने के लिए। इसी प्रकार से एक पादप और होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्कीडिया, और ये जो डिस्कीडिया होता है ये एक अधिपादप है। डिस्कीडिया जो होता है नॉन इंसेक्टिवोरस फीचर प्लांट है, निपेंथिस इंसेक्टिवोरस फीचर प्लांट और डिस्कीडिया नॉन इंसेक्टिवोरस फीचर प्लांट।
तो डिस्कीडिया जो होता है, डिस्कीडिया में जल संचय के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए पत्तियां घड़े में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, याद रखना ये एक नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसमें पत्तियां घड़े में रूपांतरित होती है। ये जो डायग्राम दिया है ये भी निपेंथिस का है। यहां पर जो डायग्राम दिए गए हैं ये डायग्राम निपेंथिस के हैं। ठीक है भाई, तो ये पीचर प्लांट। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यूट्रिकुलेरिया जो होता है, यूट्रिकुलेरिया में जो पत्तियां जो होती है वो छोटे छोटे गुब्बारों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, छोटे छोटे ब्लैडर्स के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ये हम भी पत्तियां जो होती है ये जो ब्लैडर में रूपांतरित होती है, ये ब्लैडर में कीट पकड़ने के लिए होती है, कीटों को ट्रैप करने के लिए होती है। जैसे लीफ ब्लैडर पाया जाता है यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वर्ट में। पत्ती जो होती है छोटी छोटी बैलून या ब्लैडर के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्लांट होता है वीनस फ्लाईट्रेप। डायोनिया या वीनस फ्लाईट्रेप जो है, इनमें पत्तियां जो होती है ये पत्तियां कीट पकड़ने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। इनमें अगर हम देखें तो बाइफोल्ड लीफ पाई जाती है, और ये बाइफोल्ड लीफ जो है जैसे ही कीट इन पर बैठता है तो दूसरा पार्ट उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कीट अंदर बंद हो जाता है। तो वीनस फ्लाईट्रेप में भी पर्ण जो होती है वो कीट को पकड़ने के लिए रूपांतरित होती है। याद रखना, जो निपेंथिस है या यूट्रिकुलेरिया है या वीनस फ्लाईट्रेप है, ये सारे के सारे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये कीटों से वास्तव में केवल और केवल नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। कारण होता है ये पादप जो होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं। ये ऐसी जगह उगते हैं जहां नाइट्रोजन कम होती है, और ये कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लीफ मॉडिफिकेशन। इसके बाद आता है पर्ण विन्यास, फाइलोटैक्सी। और पर्ण विन्यास की अगर हम बात करें, फाइलोटैक्सी की बात करें, तो तने तथा तने की शाखाओं पर, तने तथा तने की शाखाओं पर पर्ण का विन्यास, यह विन्यास कहलाता है पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी। तने अथवा शाखा पर पत्तियों का विन्यासित रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। और यह 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है अल्टरनेट, एकांतर, दूसरा होता है अपोजिट, सम्मुख, और तीसरा होता है चक्रिक, हॉल्ड। सबसे पहले हम बात करें एकांतर की। एकांतर में एक पर्व संधि पर एक पर्ण लगी होती है। ये एक पर्ण ये एक नोड, एक पर्व संधि, और इस पर ये एक लीफ। इसी प्रकार से ये यहां पर एक लीफ। तो जब एक पर्व संधि से केवल एक लीफ ओरिजिनेट होती है, एक लीफ लगी हुई होती है, तो उसको हम बोलेंगे एकांतर। अगर एक पर्व संधि से 2 लीफ निकल जाए, मतलब एक पर्व संधि पर एक जोड़ा लीफ उपस्थित हो, तो उसको बोलेंगे विपरीत या सम्मुख। जैसे यहां पर अगर देखें तो ये एक पर्व संधि और इससे एक लीफ इधर और एक लीफ इधर, एक आमने सामने लीफ निकल रही है, सम्मुख है, अपोजिट है। और अगर एक पर्व संधि से कई सारी पर्ण लगी हुई हो तो वो कंडीशन कहलाती है चक्रिक या हॉल्ड। अपोजिट केस में यहां पर अगर हम देखें तो सम्मुख में एक पर्व संधि, इससे एक जोड़ा पर्ण लगा हुआ होगा, जबकि चक्रिक में एक पर्व संधि पर अनेक पर्ण लगी हुई होंगी। ठीक है, एकांतर प्रकार का जो पर्ण विन्यास होता है यह पाया जाता है मस्टर्ड में, सनफ्लावर में और चाइना रोज में। सरसों, सूरजमुखी, गुड़हल, इसमें एकांतर। सम्मुख यह पाया जाता है आंख में, कैलोट्रोपिस में, अमरूद में, तुलसी में। और चक्रिक विन्यास पाया जाता है अल्स्टोनिया तथा नीरियम में। ठीक है, यहां याद रखना कि चाइना का अल्टरनेट सन मस्त है। चाइना मीन्स चाइना रोज, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सनफ्लावर, मस्टर्ड। जो अमरूद व आंख के
अपोजिट है। अमरूद आंख अपोजिट फाइलोटैक्सी तथा अल्स्टोनिया के चक्कर में है। अल्स्टोनिया चक्रिक या हॉर्न फाइलोटैक्सी। ठीक है भाई, तो ये पूरी के पूरी फाइलोटैक्सी को फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक है भाई। इसको अच्छी तरह याद रख लेना, सारे एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। तो यहां पर ये हमारा पूरा का पूरा पर्ण के बाद नेक्स्ट संरचना जो आती है उसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम या इनफ्लोरोसेंस। और पुष्पक्रम या इनफ्लोरोसेंस क्या है कि जो पुष्पाक्ष होती है, फ्लोरल एक्सिस होती है, या पुष्पावली वृंत जो होता है, पेडेंकल जो होता है, उस पर जो पुष्पों की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम बोलते हैं पुष्पक्रम। और ये जो पुष्पक्रम होता है, ये पुष्पक्रम एक्चुअली में परागण के चांस को बढ़ाने के लिए होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई जो पुष्पक्रम होता है, ये पुष्पक्रम केवल और केवल जो परपरागित पादप होते हैं, परपरागित पुष्पयुक्त पादप होते हैं, उन्हीं में पुष्पक्रम का निर्माण होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो पुष्पक्रम होता है सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों प्रकार के पुष्पयुक्त पादपों में हो सकता है। तो अगर हम पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम पुष्पाक्ष या पुष्पावली वृंत पर पुष्पों की व्यवस्था है। और ये जो व्यवस्था होती है ये परागण के चांस बढ़ाने के लिए होती है। इसके साथ साथ ये स्वपरागित तथा परपरागित दोनों में उपस्थित हो सकते हैं। सामान्यतः परपरागित में होते हैं, लेकिन सामान्य ये स्वपरागित में भी होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो जिन पादपों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें पुष्पक्रम हो सकता है, लेकिन ये इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये स्वपरागित पादप जो होते हैं, स्वपरागित पुष्पयुक्त पादप जो होते हैं, उनमें भी पुष्पक्रम हो सकते हैं। अब अगर हम पुष्पक्रम के प्रकार देखें तो जो पुष्पावली वृंत है या पुष्पाक्ष है, पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष की वृद्धि के आधार पर पुष्पक्रम 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना, टोटल 3 प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, लेकिन पेडेंकल या फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ के बेस पर अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला असीमाक्षी, दूसरा ससीमाक्षी। ये पेडेंकल या फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ के आधार पर होते हैं। और एक तीसरा और होता है स्पेशल। अगर हम यहां पर देखें असीमाक्षी, वर्ड देखो भाई, असीमाक्षी, असीम अक्षी, अर्थात जो अक्ष है, जो पुष्पाक्ष है, उस पुष्पाक्ष की वृद्धि या पुष्पावली वृंत की वृद्धि जो होगी वो असीमित होगी। और यह असीमित वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि असीमाक्षी पुष्पक्रम में शीर्ष पर पुष्प उपस्थित नहीं होता। याद रखना भाई, यहां पर अगर हम असीमाक्षी की बात करें तो असीमाक्षी जो होता है इसमें पुष्पावली वृंत की वृद्धि असीमित होती है। और वह असीमित इसलिए होती है क्योंकि यहां पर टिप पर फ्लावर उपस्थित नहीं होता। ठीक है, या अक्ष जो होती है वो पुष्प में समाप्त नहीं होती। इस कारण से इसमें अक्ष की वृद्धि लगातार होती रहती है। इसमें जो पुष्पों का व्यवस्था होती है वो पार्श्वीय होती है, शीर्ष पर ना होकर साइड में होती है। तो पुष्प की स्थिति पार्श्वीय होती है, पुष्पावली वृंत की वृद्धि असीमित होती है, पुष्पावली वृंत पुष्प में समाप्त नहीं होता। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है इसमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। अग्राभिसारी या एक्रोपिटल अर्थात यहां पर क्या होता है कि जो सबसे तरुण पुष्प होता है, सबसे यंग फ्लावर जो होता है वो शीर्ष की तरफ होता है, और जो सबसे पुराना पुष्प होगा, जो सबसे पुराना पुष्प है, वो पुष्प आधार की तरफ उपस्थित होगा। तो यंगेस्ट फ्लावर जो है,
यंगेस्ट फ्लावर जो है, तरुण पुष्प जो है वो शीर्ष की तरफ उपस्थित होता है, तो इसको हम बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम, एक्रोपिटल ऑर्डर। दूसरी तरफ ससीमाक्षी, नाम देखो ससीम अक्षी, अर्थात जो अक्ष की वृद्धि है, जो पुष्पावली वृंत की वृद्धि है या पुष्पाक्ष की वृद्धि है, वो सीमित होती है। और सीमित क्यों होती है? क्योंकि शीर्ष पर पुष्प आ जाता है। यहां पर पुष्पावली वृंत जो होता है वो पुष्प में समाप्त होता है, शीर्ष पर पुष्प आ जाता है, जिसके कारण से यहां पर पुष्पावली वृंत की वृद्धि सीमित हो जाती है। यहां पर जो फ्लावर होते हैं वो टर्मिनल होते हैं, अंतस्थ होते हैं, सबसे आगे लगे हुए होते हैं। और इस पुष्पक्रम में जो पुष्पों की व्यवस्था होती है वो बेसिपिटल होती है या तलाभिसारी होती है। बेसिपिटल या तलाभिसारी का मतलब है कि जो यंगेस्ट फ्लावर होगा, जो सबसे छोटा पुष्प होगा, वो आधार की तरफ व्यवस्थित होगा, बेस की तरफ व्यवस्थित होगा, तो इसको हम बोलेंगे तलाभिसारी या बेसिपिटल। ये यंगेस्ट फ्लावर, और ये यंगेस्ट फ्लावर आधार या तल की तरफ व्यवस्थित है, तो इसको हम बोलेंगे तलाभिसारी क्रम। और ये जो पुष्पक्रम होगा, इस पुष्पक्रम को हम बोलेंगे ससीमाक्षी पुष्पक्रम, साइमोज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है भाई। असीमाक्षी, असीम अक्षी जो पुष्पावली वृंत है, पुष्पाक्ष है, उसकी वृद्धि असीमित। ससीमाक्षी, ससीम अक्षी, पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष की वृद्धि सीमित। असीमित वृद्धि असीमाक्ष में क्यों? क्योंकि शीर्ष पर पुष्प उपस्थित नहीं होता या पुष्पावली वृंत पुष्प में समाप्त नहीं होता। सीमित वृद्धि ससीमाक्षी में क्यों? क्योंकि यहां पर शीर्ष पुष्प पाया जाता है, पुष्पावली वृंत पुष्प में समाप्त होता है। असीमाक्षी अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होंगे, पुष्प जो होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और ससीमाक्षी में पुष्प जो होते हैं वो तलाभिसारी या बेसिपिटल ऑर्डर में व्यवस्थित होंगे। इसके बाद अपन असीमाक्षी के अलग अलग प्रकार देखते हैं, और सबसे पहला प्रकार आता है जिसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है, और ये होते हैं असीमाक्ष। और असीमाक्ष के साथ साथ शुकी या स्पाइक, टिपिकल रेसीम, प्रारूपिक असीमाक्ष। टिपिकल रेसीम या प्रारूपिक असीमाक्ष जो होता है, इसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो पुष्प होते हैं वो वृंतीय पुष्प होते हैं, और इसके साथ साथ पुष्प द्विलिंगी होते हैं। याद रखो, यहां पर हमारे दो शब्द एक साथ चल रहे हैं, एक पुष्पावली वृंत और एक पुष्प वृंत। एक पेडेंकल, पेडेंकल मतलब पुष्पावली वृंत, और एक पेडिसल मतलब पुष्प वृंत। तो पहले तो हम पुष्पावली वृंत और पुष्प वृंत में अंतर देखते हैं कि ये वाली जो है पुष्प क्रम की जो एक्सिस होगी, ये पुष्प क्रम की एक्सिस कहलाएगी पुष्पावली वृंत या पेडेंकल। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोलेंगे पुष्पावली वृंत या पेडेंकल। और ये जो पुष्प का वृंत है, एकल पुष्प की अक्ष की बात करें तो ये जो संरचना होगी, ये संरचना कहलाएगी पुष्प पेडिसल या पुष्प वृंत। ठीक है भाई। तो पुष्पक्रम की जो एक्सिस होगी उसको हम बोलेंगे पुष्पावली वृंत। और इस पुष्पावली वृंत पर वृंतीय पुष्प, द्विलिंगी वृंतीय पुष्प लगे होते हैं, और यह कंडीशन कहलाती है प्रारूपिक असीमाक्ष या टिपिकल रेसीम। देख लीजिए आप, ये पेडिसलेट फ्लावर, ये पेडिसलेट फ्लावर, ठीक है, बाइसेक्सुअल है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर शीर्ष पर पुष्प उपस्थित नहीं है, और सबसे छोटा पुष्प शीर्ष की तरफ उपस्थित है, अर्थात अग्राभिसारी क्रम है। तो ये प्रारूपिक असीमाक्ष। अब क्या होता है कि कभी कभी प्रारूपिक असीमाक्ष कंडीशन में, असीमाक्ष कंडीशन में पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष शाखित हो जाता है, और जब पुष्पावली वृंत शाखित हो जाता है तब उसको हम बोल देते हैं संयुक्त असीमाक्ष। ठीक है भाई। पुष्पावली वृंत शाखित हो जाए और पुष्प द्विलिंगी हो, वृंतीय हो, अर्थात असीमाक्ष पुष्पक्रम हो, लेकिन पुष्पावली वृंत शाखित हो जाए, तब इसको हम बोलेंगे संयुक्त असीमाक्ष, कंपाउंड रेसीम। सामान्य असीमाक्ष या प्रारूपिक असीमाक्ष जो होता है मूली और सरसों में पाया जाता है।
जबकि जो कंपाउंड रेसिम होता है ये गुलमोहर में पाया जाता है, कैसिया में पाया जाता है। यहां अगर आप देखें तो ये मुख्य अक्ष और इससे ये साइड में शाखाएं निकल रही है और इन शाखाओं पर फिर असीमाक्ष रूप से पुष्प व्यवस्था है। तो यह संयुक्त असीमाक्ष। दूसरा आता है स्पाइक, शुके। और स्पाइक की अगर हम बात करें तो स्पाइक में और रेसिम में जो बेसिक डिफरेंस है, स्पाइक और रेसिम में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो स्पाइक और रेसिम में बेसिक डिफरेंस होता है कि जो स्पाइक होता है, शुकी होता है, इसमें पुष्प आवृंतीय होते हैं। याद रखो, रेसिम में पुष्प व्रंतीय होते हैं या सवृंतीय होते हैं, स्पाइक में पुष्प आवृंतीय होते हैं, ससाइल होते हैं। यहां पर व्रंत नहीं है, डायरेक्टली ये पुष्प लगा हुआ है पुष्पावली व्रंत पर। लेकिन यहां पर भी व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था अग्राभिसारी है और यह पाया जाता है अकाईरेंथस में। कभी कभी क्या होता है कि यहां पर जो पुष्पावली व्रंत होता है शाखित हो जाता है और उस पर छोटी छोटी शाखाओं पर अव्रंतीय द्विलिंगी पुष्प लगे हुए होते हैं। तब इसको हम बोल देते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये जो एक संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं स्पाइकलेट। तो कई सारे स्पाइकलेट एक साथ आ जाते हैं, तब इसको हम बोलेंगे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। और ये ग्रेमिनी फैमिली का विशिष्ट पुष्पक्रम है। जैसे गेहूं, ये एग्जांपल याद रखना है भाई, जिनको एनसर्कल कर रहा हूं मैं अच्छी तरह से। ठीक है भाई। तो रेसिम में और स्पाइक में बेसिक डिफरेंस है कि रेसिम जो होता है वो उसमें व्रंतीय पुष्प होते हैं, जबकि स्पाइक में अव्रंतीय पुष्प होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैटकिन। कैटकिन की अगर हम बात करें तो यहां भी अव्रंतीय पुष्प होते हैं। यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर भी अव्रंतीय पुष्प होंगे, लेकिन यहां पर जो पुष्प होते हैं ये पुष्प द्विलिंगी ना होकर एक लिंगी होते हैं। पुष्प आवृंती और एक लिंगी होते हैं। कैटकिन जो होता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसका जो पुष्पावली व्रंत होता है वो लंबा होता है, पतला होता है और दुर्बल होता है। और दुर्बल होने के कारण ये स्ट्रेट ना होकर उल्टा हो जाता है और हवा में एक तरफ से दूसरी तरफ दोलन करता है, अर्थात यहां पर दोलनीय पुष्पावली व्रंत पाया जाता है। ठीक है भाई। तो यहां पर जो पेडेंकल होता है, यहां पर जो पुष्पावली व्रंत होता है वो लंबा, पतला, दुर्बल होता है और पेंडुलरी होता है। और ये जो है ये शहतूत में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेडिक्स। इसमें भी पुष्पावली व्रंत लंबा होता है। अगर हम कैटकिन और स्पेडिक्स की बात करें तो कैटकिन जो होता है, कैटकिन में पुष्पावली व्रंत लंबा तथा पतला होता है, दुर्बल होता है, जबकि स्पेडिक्स जो होता है इसमें पुष्पावली व्रंत जो होता है वो मोटा और मांसल होता है। यहां पर पुष्पावली व्रंत मोटा और मांसल होता है। इसके साथ साथ एक और विशेषता होती है कि इसमें पुष्पक्रम स्फेत से आवृत होता है। यहां पर जो पुष्पक्रम होता है यह पुष्पक्रम चारों तरफ से एक विशेष संरचना के द्वारा आवृत होता है, जिसको हम बोलते हैं स्फेत। और वास्तव में जो स्फेत होते हैं ये स्फेत सहपत्र होते हैं। याद रखना, यहां पर सहपत्र बड़े हो जाते हैं और पुष्पक्रम को चारों तरफ से घेरते हैं और यह संरचना कहलाती है स्फेत। तो अगर हम स्पेडिक्स की बात करें तो स्पेडिक्स में पुष्पावली व्रंत लंबा होगा, मोटा होगा, मांसल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि पूरा पुष्पक्रम जो होगा वो स्फेत से आवृत होगा। तीसरी बात कि यहां पर भी पुष्प जो होंगे वो अव्रंतीय और एक लिंगी होंगे। याद रखो, कैटकिन और स्पेडिक्स दोनों के दोनों में पुष्प अव्रंतीय और एक लिंगी होते हैं। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो है कि कैटकिन में पुष्पावली व्रंत जो होता है वो लंबा, पतला और दुर्बल होता है, जबकि स्पेडिक्स में पुष्पावली व्रंत जो होता है ये मोटा और मांसल होता है। जैसे हम स्पेडिक्स के उदाहरण देखें तो जैसे अरबी है, मक्का है, जो मक्का का
तरुण भुट्टा होता है, तरुण कोब होता है, यंग कोब होता है। तो अगर आप देखो तो जो मक्का का भुट्टा होता है उसके चारों तरफ एक हरे रंग का आवरण होता है और वो हरे रंग का आवरण श्वेत होता है। फिर इससे कुछ धागे धागे से निकले रहते हैं और ये जो धागे होते हैं ये धागे वर्तिका होते हैं, स्टाइल होते हैं, और स्टाइल का जो टिप होता है या पोलन रिसेप्टिव सरफेस होती है वो स्टिग्मा। तो ये धागे जो होते हैं स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। अगर हम श्वेत हटाएं तो अंदर से एक व्हाइट कलर की मांसल संरचना दिखाई देती है, एक एक्सिस दिखाई देती है, और वो एक्सिस जो होती है वो एक्सिस होती है पुष्पावली व्रंत, मोटा और मांसल होता है। ठीक है भाई। कई बार क्या होता है कि इनमें जो स्पैडिक्स होते हैं, स्पैडिक्स में शाखन हो जाता है, पुष्पावली व्रंत जो है वो शाखित हो जाता है, और जब पुष्पावली व्रंत शाखित हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं संयुक्त स्पैडिक्स। जैसे ताड़, मक्का अच्छी तरह से याद रखना, शहतूत अच्छी तरह से याद रखना। इसके बाद अगला आता है कि इनमें जो पुष्पावली व्रंत होता है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा समशिख या कौरिंब। नाम देखो, समशिख, समान शीर्ष। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सारे के सारे पुष्प जो होते हैं वो लगभग एक ही हाइट पर आ जाते हैं, एक ही ऊंचाई पर आ जाते हैं। और जब सारे पुष्प एक ही हाइट पर आ जाते हैं तब इसको हम बोलेंगे कौरिंब या समशिख। तो यहां पर सभी पुष्प लगभग एक समान स्तर पर रहते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर वाले पुष्पों की तुलना में नीचे वाले पुष्पों के पुष्पवृंत अधिक लंबे होते हैं। ठीक है भाई। यहां अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कैंडी टफ्ट, आइबेरिस अमारा या चांदनी, क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी में संयुक्त समशिख अवस्था पाई जाती है, कंपाउंड कोरिम्ब अवस्था पाई जाती है। जो पुष्पावली व्रंत होता है वो शाखित हो जाता है। फूल गोभी में जो खाने वाला भाग होता है वो अपरिपक्व पुष्पक्रम होता है। संयुक्त समशिख फूल गोभी में पाया जाता है और फूल गोभी में खाने योग्य भाग अपरिपक्व पुष्पक्रम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसमें पुष्पावली व्रंत जो होता है वो छोटा हो जाता है, और ये होता है अम्बेल या छत्रक, छाते के समान। और इसकी विशेषता होती है कि जो पुष्प होते हैं सारे के सारे पुष्प एक ही बिंदु से उत्पन्न होते हैं, एक ही जगह से उत्पन्न हुए लगते हैं, और यहां पर पुष्प व्रंत की लंबाई लगभग समान होती है। सारे के सारे पुष्प यहीं से निकल रहे हैं, एक सेंट्रल एक्सिस से निकल रहे हैं, और सबके पुष्प व्रंत लगभग समान लंबाई के हैं, तब इसको हम बोलेंगे छत्रक, छाते के समान। और इनमें एक और विशेषता होती है कि इनमें जो सहपत्र होते हैं, जो पुष्पों के सहपत्र होते हैं, ये सारे के सारे सहपत्र मिलकर एक चक्र का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सहपत्र चक्र या इनवॉल्यूक्र। इसको बोलते हैं सहपत्र चक्र। तो ये जो होता है इनमें सहपत्र चक्र पाया जाता है। और ये अम्बेल कंडीशन जो होती है ये पाई जाती है सेंटेला एशियाटिका में। सेंटेला ब्राह्मी, तो ब्राह्मी जो होती है उसमें छत्रक कंडीशन होगी। जब पुष्पावली व्रंत शाखित हो जाए और छत्रक के समान पुष्पक्रम हो तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त छत्रक, कंपाउंड अम्बेल। ठीक है। और कंपाउंड अम्बेल में क्या होता है कि कंपाउंड अम्बेल में इनवॉल्यूसल पाया जाता है। इनवॉल्यूसल अर्थात सहपत्रिका चक्र पाया जाता है। यहां अगर हम देखें तो ये एकल संरचना एक छत्रक के समान है, ये एक छत्रक के समान है। मेन एक्सिस जो है वो शाखित हो गई और इन शाखन पर छत्रक के समान पुष्पक्रम आया, इसलिए यह पूरा संयुक्त छत्रक। ठीक है भाई। अगर हम यहां पर देखें तो जो समशिख है और जो छत्रक है, इन दोनों के दोनों में पुष्प जो होंगे ये पुष्प सामान्यतया द्विलिंगी होंगे, व्रंतीय द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिट्यूलम।
और कैपिटुलम की अगर हम बात करें तो ये जो कैपिटुलम होता है इसमें पुष्पावली व्रंत जो होता है, ये पुष्पावली व्रंत चपटा हो जाता है, चौड़ा चपटा हो जाता है, अवतल या उत्तल हो जाता है। और ये जो होता है इसे रिसेप्टेकल कहते हैं। तो कैपिटुलम की अगर हम बात करें तो कैपिटुलम जो होता है या जो मुंडक होता है या सीमाक्ष शीर्ष होता है, इसमें पुष्पावली व्रंत चौड़ा और चपटा हो जाता है। ये रिसेप्टेकल होता है और ये जो रिसेप्टेकल होता है इसमें दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं। पहले प्रकार का पुष्पक होता है जिसको हम बोलते हैं बिंब पुष्पक, डिस्क फ्लोरेट, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अर पुष्पक या रे फ्लोरेट। याद रखना ये जो डिस्क और रे फ्लोरेट है ये वास्तव में छोटे छोटे पुष्प हैं। ठीक है भाई, पुष्प हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, इस कारण से इनको पुष्पक कहा जाता है। तो डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट पाए जाते हैं। अब ये जो डिस्क फ्लोरेट होता है ये नलिकाकार संरचना होती है और ये द्विलिंगी होता है। मतलब इसमें पुमंग तथा जयांग, एंड्रोशियम तथा गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं। जबकि जो रे फ्लोरेट होता है ये रे फ्लोरेट लिग्युलेट होता है, जिव्याकार होता है, जीभ के समान होता है, और ये केवल और केवल मादा पुष्पक होता है। इसमें केवल और केवल गाइनोशियम पाया जाता है, एंड्रोशियम नहीं होता। कभी कभी यह भी होता है कि जो रे फ्लोरेट होता है इस रे फ्लोरेट में किसी भी प्रकार के जायांग नहीं होते, अर्थात ये पुष्पक जो होता है कभी कभी बंध्य भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो बिंब पुष्पक है, डिस्क फ्लोरेट है, ये केंद्र में व्यवस्थित होगा। ये वाले जो पुष्पक आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर ये सारे के सारे डिस्क फ्लोरेट हैं, और ये बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं ये रे फ्लोरेट हैं। नलिकाकार होंगे और द्विलिंगी होंगे। जबकि जो रे फ्लोरेट होते हैं ये रे फ्लोरेट परिधीय भाग में उपस्थित होंगे, जीभ के समान होंगे, लिग्युलेट होंगे और एक लिंगी होंगे, या सामान्यतः ये केवल फीमेल होते हैं लेकिन ये बंधे भी हो सकते हैं। अगर हम कैपिटुलम पुष्पक्रम की बात करें तो जो कैपिटुलम पुष्पक्रम होता है इसमें पुष्पों का विन्यास सेंट्रीपिटल होता है, अर्थात जो सबसे तरुण पुष्प होता है, सबसे यंग फ्लावर होता है, ये सबसे यंग फ्लोरेट केंद्र में उपस्थित होता है, ये यंगेस्ट फ्लोरेट। और इस तरह का जो क्रम होगा ये क्रम कहलाएगा अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल। तो अगर हम देखें तो जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में जो पुष्पक का विन्यास होता है ये अभिकेंद्रीय होता है या सेंट्रीपिटल होता है, अर्थात सबसे तरुण पुष्प केंद्र की तरफ विन्यासित होता है। ये जो कैपिटुलम होता है ये सबसे ज्यादा एडवांस पुष्पक्रम माना जाता है। याद रखना, कैपिटुलम को मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। कारण है कि अगर हम देखें कि यहां पर अगर कोई पॉलिनेटर एक बार आ जाए, अगर कोई इंसेक्ट आ जाए तो वो एक ही बार में बहुत सारे पुष्पों को पॉलिनेट कर सकता है। एक सिंगल विजिट, जो पॉलिनेटर होता है उस पॉलिनेटर की एक सिंगल विजिट जो है बहुत सारे पुष्पक को परागित कर देती है। जबकि बाकी अन्य पुष्पक्रम जो हमने देखे उनमें अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें कि इस पुष्प में पॉलिनेटर आया तो केवल और केवल यही पुष्प पॉलिनेट होगा, बाकी पुष्प पॉलिनेट नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो कैपिटुलम में अगर हम देखें तो कैपिटुलम में एक सिंगल इंसेक्ट विजिट जो है या एक सिंगल पॉलिनेटर की विजिट जो है वो बहुत सारे पुष्पक को पॉलिनेट कर देती है। इसलिए कैपिटुलम को सबसे ज्यादा एडवांस पुष्पक्रम कहा जाता है। और ये जो पुष्पक्रम होता है एस्ट्रेसी कुल के पादपों में पाया जाता है या कंपोजिटी कुल के पादपों में पाया जाता है। याद रखना, कंपोजिटी पुराना नाम है और एस्ट्रेसी नया नाम है। पहले कई सारे कुल ऐसे थे जिनका नाम एसी पर समाप्त नहीं होता था, अर्थात जिनके नाम के सफिक्स, नाम में एसी सफिक्स नहीं था। तो जितने भी ऐसे कुल थे उन सबके नाम चेंज किए गए और उनमें बाद में एसी जोड़ा गया। जैसे कंपोजिटी था तो कंपोजिटी का नया नाम दिया गया एस्ट्रेसी। जैसे घास कुल है ग्रेमिनी, गेहूं कुल, तो ग्रेमिनी जो है उसका नाम दिया गया पोएसी। सरसों कुल क्रूसीफेरी, तो क्रूसीफेरी का नया सही नाम है ब्रेसिकेसी।
ठीक है भाई, तो कंपोजिटी का ही नया नाम एस्ट्रेसी है। और एक बात और याद रखना, एस्ट्रेसी डाइकोट पादपों का सबसे विकसित कुल है। जो द्विबीजपत्री पादप हैं, द्विबीजपत्री पादपों का मोस्ट एडवांस फैमिली जो है वो एस्ट्रेसी है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर सारे पुष्पक्रम को एक बार शॉर्ट में देखें तो जो असीमाक्ष होता है, रेसीम होता है, इस असीमाक्ष में फ्लावर जो होंगे ये बाइसेक्सुअल होंगे और व्रंतीय होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेडिसलेट फ्लावर, और ये पाया जाता है मूली में, ये पाया जाता है सरसों में। दूसरा शुकी या स्पाइक, और स्पाइक अगर हम देखें तो इसमें द्विलिंगी पुष्प होंगे लेकिन अव्रंतीय पुष्प होंगे, और यह पाया जाता है अकाईरेंथस में। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेटर, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पाया जाता है गेहूं कुल में। इसके बाद अगला आता है कैटकिन, और कैटकिन जो होता है इसमें एक लिंगी पुष्प होंगे लेकिन ये अव्रंतीय होंगे, और ये पाया जाता है शहतूत में। यहां पर पुष्पावली व्रंत पतला और दुर्बल होगा। इसके बाद अगला आता है स्पेडिक्स, और स्पेडिक्स जो होता है इसमें भी एक लिंगी पुष्प होंगे और ये भी अव्रंतीय पुष्प होंगे, लेकिन यहां पर जो पुष्पावली व्रंत होगा वो मोटा और मांसल होगा, और ये पाया जाता है हमारे मक्का में, अरबी में। इसके बाद अगला आया जिसको हमने नाम दिया समसिक, कोरिम्ब, और समसिक या कोरिम्ब जो होता है इसमें द्विलिंगी पुष्प होंगे, इसमें भी व्रंतीय पुष्प होंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि सारे के सारे पुष्प लगभग एक ही हाइट पर होंगे, और यह पाया जाता है चांदनी में। ठीक है, इसके बाद समसिक, समसिक के बाद आता है हमारा अंबेल या छत्रक, और छत्रक जो होता है इसमें भी द्विलिंगी पुष्प होते हैं और इसमें भी व्रंतीय पुष्प होते हैं, और सारे के सारे पुष्प जो होते हैं एक ही जगह से उत्पन्न लगते हैं, और इनके पुष्पावली व्रंत, इनके जो पुष्प व्रंत होते हैं, इनके जो पुष्प व्रंत होते हैं वो लगभग समान लंबाई के होते हैं, और छत्रक ये पाया जाता है सेंटेला में। संयुक्त छत्रक अवस्था धनिया, जीरा, सौंफ में पाई जाती है। इसके बाद कैपिट्यूलम, मुंडक, और ये जो कैपिट्यूलम होता है इसमें चपटा पुष्पावली व्रंत होगा, चपटा चौड़ा पुष्पावली व्रंत, अव्रंतीय पुष्पक, और यहां पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के पुष्पक होते हैं, डिस्क तथा रे, बिंब पुष्पक तथा अर पुष्पक। बिंब पुष्पक जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जबकि जो अर पुष्पक होते हैं रे फ्लोरेट होते हैं। ये रे फ्लोरेट या तो केवल फीमेल होंगे, एक लिंगी पुष्प, या फिर ये बंदे होते हैं, और ये सूरजमुखी में पाया जाता है। ठीक है भाई, कैटकिन इसमें दुर्बल पुष्पावली व्रंत होगा, स्पेडिक्स इसमें मोटा मांसल पुष्पावली व्रंत होगा, समसिक सभी पुष्प
लगभग समान ऊंचाई पर, छत्रक, छत्रक में पुष्पवृंत लगभग समान लंबाई के, और सारे पुष्प एक ही जगह से निकलते हुए, तो वो छत्रक। तो ये पूरा का पूरा असीमाक्षी पुष्पक्रम शॉर्ट में। इसके बाद आता है ससीमाक्षी। और ससीमाक्षी की अगर हम बात करें तो ससीमाक्षी जो होता है इसमें शीर्ष पर पुष्प उपस्थित होता है, और शीर्ष पर पुष्प उपस्थित होने के कारण, शीर्ष पर पुष्प उपस्थित होने के कारण पुष्पावली वृंत की वृद्धि सीमित हो जाती है। और फिर ये जो एक्सिस होती है इसके निचली तरफ से, पुष्प के आधार की तरफ से नीचे की तरफ से एक या एक से ज्यादा शाखाएं निकलती है। अगर एक से केवल एक ही शाखा निकले, जैसे ये पहला पुष्प, इसके नीचे की तरफ से ये एक शाखा निकली, फिर इसके नीचे से एक शाखा निकली, फिर एक शाखा निकली, फिर एक शाखा निकली, तो अगर एक पार्श्वीय शाखा का निर्माण हो तब इसको बोलेंगे हम एकल शाखी या एक शाखी ससीमाक्ष, यूनिपेरस साइमोज। अगर निचली तरफ से, अक्ष के आधार की तरफ से या निचली तरफ से दो शाखाएं निकले तब उसको बोलेंगे द्विशाखी या बाइपेरस ससीमाक्ष, डाइचेजियल साइमोज। और अगर दो से ज्यादा पार्श्वीय शाखाएं निकले तो उस अवस्था को हम बोलेंगे मल्टीपेरस या बहुशाखी ससीमाक्ष। अक्ष के आधार से या निचले भाग से केवल एक शाखा निकले, एकल शाखी, यहां पर ये एक शाखा निकली। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक्सिस और इससे फिर एक पार्श्व शाखा निकली, फिर इससे ये एक पार्श्व शाखा निकली, तो ये एकल शाखी। अगर हम पहला केस देखें, फर्स्ट केस देखें, तो फर्स्ट फ्लावर यहां पर आया, सेकंड यहां पर, थर्ड यहां पर, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब इस तरह से पुष्प निकला। जिगजैग, जिगजैग आकृति में पुष्प या जो पार्श्वीय शाखाएं वो निकलती है, तब उसको हम बोलेंगे वृश्चिचकी या स्कॉर्पियोइड। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो पुष्प निकल रहे हैं, यहां पर अगर हम देखें तो जो पार्श्वीय शाखाएं निकल रही है, ये पार्श्वीय शाखाएं एकांतरित क्रम में निकल रही है, दोनों तरफ एकांतरित क्रम में आ रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वृश्चिचकी या स्कॉर्पियोइड। यह व्यवस्था पाई जाती है बिगोनिया में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरे डायग्राम में आप देखिए, पहला फ्लावर इधर आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब सारी की सारी पार्श्व शाखाएं एक ही दिशा में निकल रही हैं। और जब सारी शाखाएं एक ही दिशा में निकले तब इसको हम बोलेंगे कुंडलिनी या हेलिकोइड, जैसे सोलेनम में। अच्छी तरह याद रखना, सोलेनम जो होता है, सोलेनम में पुष्पक्रम ससीमाक्षी होता है, द्विशाखी ससीमाक्ष, ये एक्सिस, और फिर इस एक्सिस के आधारीय भाग से या निचले भाग से दो पार्श्व शाखाएं निकली, एक से दो, फिर यहां पर अगर आप देखें तो इससे भी फिर दो निकली, तो इसको हम बोलेंगे द्विशाखी ससीमाक्ष, डाइचेजियल साइमोज। और यह पाया जाता है बोगनविलिया में और चमेली में, जास्मिन में। ठीक है। तीसरी अवस्था अगर हम देखें तो यह मुख्य एक्सिस, और इस मुख्य एक्सिस के आधारीय भाग से निचले भाग से कई सारी पार्श्व शाखाएं निकल रही हैं। ठीक है, प्रत्येक पार्श्व शाखा के शीर्ष पर एक पुष्प आ रहा है, और फिर प्रत्येक शाखा से फिर अनेक सारी शाखाएं निकली, तो इस अवस्था को हम बोलेंगे बहुशाखी, मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल। और यह अवस्था पाई जाती है आंख में, कैलोट्रोपिस में। ठीक है, तो ये ससीमाक्ष। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा प्रकार आता है जिसको हम बोलते हैं विशेष, और विशेष में सबसे पहले आता है साइथियम।
और साइथियम की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों में ना तो बाह्यदल होते हैं ना ही दल होते हैं, अर्थात इनमें सहायक चक्र अनुपस्थित होता है। और एक ऐसा पुष्प जिसमें सहायक चक्र अनुपस्थित हो, एक ऐसा पुष्प जिसमें बाह्यदल तथा दल उपस्थित ना हो, उन्हें हम बोलते हैं अक्लेमाइडस फ्लावर। तो साइथियम पुष्पक्रम जो होता है उसमें अक्लेमाइडस फ्लावर होते हैं। इसके बाद अगर हम यहां पर पुष्प की बात करें तो इस पुष्प में ये जो पुष्प होते हैं ये पुष्प एक लिंगी होते हैं, अर्थात पुष्प में या तो नर जननांग होता है या केवल मादा जननांग होता है। मतलब क्या हुआ कि साइथियम पुष्पक्रम में जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में केवल और केवल एक ही चक्र पाया जाता है, या तो केवल एंड्रोशियम होगा या केवल गाइनोशियम होगा। अगर एंड्रोशियम होगा तो उसको बोलेंगे हम नर पुष्प, मेल फ्लावर, और अगर गाइनोशियम होगा तो उसको बोलेंगे फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प। ठीक है भाई। नर पुष्प जो होगा उसमें बाह्यदल, दल और जायांग तीनों अनुपस्थित होंगे, और जो मादा पुष्प होगा उसमें बाह्यदल, दल और पुमंग या पुंकेसर अनुपस्थित होंगे। तो यहां पर अक्लेमाइडस फ्लावर होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो जो सहपत्र होते हैं, ये सहपत्र एक कप के समान आकृति बनाते हैं, और इस कप के समान आकृति में अनेक सारे नर पुष्प उपस्थित होते हैं। ठीक है, अनेक सारे नर पुष्प उपस्थित होते हैं, लेकिन मादा पुष्प केवल एक ही होता है, और मादा पुष्प सबसे बड़ा होता है। ये मादा पुष्प है, और ये सारे के सारे बाकी सब जो दिखाई दे रहे हैं ये नर पुष्प हैं। तो अनेक सारे नर पुष्प होते हैं, एक मादा पुष्प होता है, और मादा पुष्प इन सारे नर पुष्प से बड़ा होता है। तो यहां पर सहपत्र संयुक्त होकर एक कप नुमा आकृति बनाते हैं। मादा पुष्प एक होता है और नर पुष्प अनेक होते हैं, तो इनका अनुपात 1 अनेक होता है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना, यह अनुपात ध्यान रहे। इस अनुपात से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइथियम पुष्पक्रम में मादा पुष्प तथा नर पुष्प का अनुपात क्या होता है। तो मादा पुष्प तथा नर पुष्प का अनुपात 1 अनेक, और अगर पूछ लिया जाए नर पुष्प से मादा पुष्प का अनुपात होता है तो अनेक अनुपात 1। यह जरूर ध्यान रखना कि अनुपात किसका पूछा गया है, नर अनुपात मादा पूछा गया है या मादा अनुपात नर पूछा गया है, और यह पाया जाता है यूफोर्बिया में। ठीक है भाई। इसके बाद अगला आता है हमारा हाइपेंथोडियम, और अगर हम हाइपेंथोडियम की बात करें तो इसमें जो पुष्पावली व्रंत होता है, यह पुष्पावली व्रंत रिसेप्टेकल का निर्माण करता है। यहां पर पुष्पावली व्रंत जो होता है मांसल रिसेप्टेकल का निर्माण करेगा, और इस रिसेप्टेकल में 3 तरह के पुष्प उपस्थित होंगे। ठीक है भाई। बाहर की तरफ परिधीय क्षेत्र में या ऊपर की तरफ जो पुष्प होते हैं ये नर पुष्प होते हैं। केंद्र की तरफ या नीचे की तरफ जो पुष्प होते हैं ये मादा पुष्प होते हैं, और नर तथा मादा पुष्प के मध्य में कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो ना तो नर पुष्प होते हैं ना ही मादा पुष्प होते हैं, उदासीन या बंध्य पुष्प होते हैं, न्यूटर फ्लावर होते हैं। तो 3 तरह के पुष्प हो गए, पहला मेल फ्लावर, दूसरा फीमेल फ्लावर और तीसरा न्यूटर फ्लावर। और ये जो पुष्पक्रम होता है, इस पुष्पक्रम में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक छोटा सा छिद्र होता है, और ये जो छिद्र होता है इस छिद्र को हम बोलते हैं ऑस्टियोल। और इसी छिद्र के द्वारा मादा कीट अपने अंडे देने के लिए पुष्पक्रम के अंदर प्रवेश करती है। यह पाया जाता है फाइकस में, अंजीर में, बरगद में, पीपल में। याद रखना, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम फाइकस में साइथियम फल बनाता है। हाइपेंथोडियम फाइकस में तो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम फाइकस में साइथियम फल का निर्माण करेगा।
हाई फाई साई। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है कूट चक्रक। और कूट चक्रक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं ये आवृत होंगे और द्विलिंगी होंगे, सेसाइल फ्लावर होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो जो कूट चक्रक पुष्पक्रम होता है, जो वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम होता है, ये तुलसी में, साल्विया में पाया जाता है। और तुलसी और साल्विया की अगर हम बात करें तो जो तुलसी होता है इसमें अपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है, सम्मुख पर्ण विन्यास पाया जाता है और पर्ण के कक्ष से यहां पर पुष्पक्रम निकलता है। ठीक है भाई। इस पुष्पक्रम की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि प्रारंभ में पुष्पक्रम जो होता है वो द्विशाखी ससीमाक्ष होता है, जो लास्ट में एकल शाखी ससीमाक्ष में रूपांतरित हो जाता है। प्रारंभ में पुष्पक्रम जो होगा वो डाइचेजियल साइमोज होगा, लेकिन एंड में जाकर ये मोनोचेजियल साइमोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम यहां पर डायग्राम देखें कि यहां पर ये अक्ष और इस अक्ष के शीर्ष पर ये पहला पुष्प। अब इसके आधार से दो पुष्प निकले, दो शाखाएं निकली, एक ये शाखा निकली और एक ये शाखा निकली, द्विशाखी। फिर इस दो से केवल एक ही शाखा निकली, इधर इस दो से केवल एक ही शाखा निकली। तो पहले द्विशाखी था, अब एकल शाखी हो गया, और फिर इससे भी केवल एक ही शाखा निकली। तो द्विशाखी ससीमाक्ष जो होता है वो एकल शाखी ससीमाक्ष में बदल जाता है, तब उसको हम बोलेंगे वर्टिसिलेस्टर या कूट चक्रक। और ये पाया जाता है तुलसी में, साल्विया में, लेबिएटी फैमिली। तुलसी और साल्विया जो होता है उसका कुल होता है लेबिएटी, और इसमें कूट चक्रक अवस्था पाई जाती है, कूट चक्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा हमारा पुष्पक्रम, याद रखो पुष्पावली वृंत की वृद्धि के आधार पर पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है, वैसे तीन प्रकार का होता है, असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशेष। ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा पुष्पक्रम।